हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि इंडियन इकोनॉमी इंडिपेंडेंस के टाइम पर किस तरीके से थी, इस वीडियो में हम देखेंगे इंडियन इकोनॉमी इंडिपेंडेंस के बाद किस तरीके से रही। तो जो टाइम पीरियड है इंडिपेंडेंस के बाद वाला, उसको हम 4 फेजेज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला 1951 से 66 तक, इसको इनिशियल ग्रोथ फेज भी कहा जाता है या फिर नेहरूयन फेज भी हम कह सकते हैं। दूसरा 1966 से 80 तक, जिसको स्ट्रक्चरल रेट्रोगेशन पीरियड कहा जाता है। तीसरा 1980 से 1990 तक, जिसको रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी पीरियड भी कहा जाता है। और 1991 के बाद वाला पीरियड, अब जैसा कि हम जानते हैं 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, जिसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे। तो उसके बाद वाले पीरियड को हम पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रेंड्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ एंड पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ, ट्रेंड्स ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ बोथ कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड, सर्विस सेक्टर ग्रोथ, और ये तीनों चीज़ें हम देखेंगे फॉर फर्स्ट फेज, जो कि इनिशियल ग्रोथ फेज है 1951 से 66 तक। इसी के साथ इस टाइम पीरियड में 2 रिसेशन भी आए थे, 1957-58 एंड 1965-66। तो हम इन दोनों रिसेशन को भी देखने वाले हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट फेज में फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो फेज था 1951 से 56 तक, उसको देखते हैं। तो इस टाइम जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो 4.2% थी। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एनएसएसओ डेटा के अकॉर्डिंग 2.2% थी, और पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट 2% थी। जबकि हमने प्लान की थी फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ग्रोथ रेट 2.1%। तो जो एक्चुअल जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो डबल थी जो हमने प्लान की थी। अब इसके 3 मेन रीज़न है। सबसे पहला रीज़न ये कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो कर रहा था वो 5.6% से कर रहा था। उसमें भी कैपिटल इंडस्ट्री 7% से ग्रो कर रही थी, इंटरमीडिएट गुड इंडस्ट्री 4.5% से ग्रो कर रही थी, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री 3% से ग्रो कर रही थी। अब ये जो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री है, ये कंपैरेटिवली लोअर ग्रोथ दिखा रही है कैपिटल गुड इंडस्ट्री से। इसका रीज़न ये था कि इंडिपेंडेंस के टाइम जो कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री थी वो ज़्यादा डेवलप थी देन कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। इस वजह से हाइयर बेस इफेक्ट की वजह से ये रिलेटिवली कम ग्रोथ दिखा रही है। दूसरा रीज़न ये था कि जो हाई ग्रोथ थी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, वो देखने को मिल रही थी। अब इसके खुद 3 रीज़न हैं। एक, लोगों की इनकम बढ़ रही थी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया इंडिपेंडेंस के टाइम एक पुअर कंट्री थी, तो इंक्रीजिंग इनकम की वजह से इंक्रीजिंग डिमांड भी हो रहा था। और ये हम इकोनॉमिक्स में भी देखते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा होती है पुअर लोगों की। दूसरा रीज़न ये था कि जो पेंट अप डिमांड थी वो इंडिपेंडेंस के बाद रिलीज़ कर दी गई। अब पेंट अप डिमांड उस डिमांड को कहते हैं, वो डिमांड पे जो रेस्ट्रिक्शन होती है एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, उसको हम पेंट अप डिमांड कहते हैं। और इंडिपेंडेंस के बाद वो हट गई थी। जैसे कि लोग पार्टिसिपेट करते थे स्वदेशी मूवमेंट में, तो वो बाइकआउट करते थे प्रोडक्ट्स का। तो अब क्योंकि इंडिपेंडेंस हो गया है तो उनको बाइकआउट करने की ज़रूरत नहीं है, तो डिमांड जो है वो बढ़ गई थी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ने लगा था। नाउ कुछ चीज़ें ऐसी थी जिन पर ब्रिटिशर्स ने रेस्ट्रिक्शन लगा रखी थी, जो इंडियंस को खरीदने की या फिर उन सर्विसेज को करने की इजाज़त नहीं थी। तो इंडिपेंडेंस के टाइम में लिबर्टी मिल गई, जिससे कि वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हैं। इस वजह से भी जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था वो बढ़ गया। तीसरा रीज़न ये था हाई ग्रोथ का, कि जो ट्रेड था उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिल रहा था। अब इसके भी 2 रीज़न थे। पहला रीज़न ये था कि जो ट्रेडिंग एक्टिविटी थी इंडिपेंडेंस से पहले, वो मेजरली ब्रिटिशर्स कंट्रोल करते थे, तो अब वो शिफ्ट होने लगी इंडियंस ट्रेडर पर। और दूसरा रीज़न ये था कि गवर्नमेंट ने प्रमोट किया मार्केट और डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिसकी वजह से देखने को मिला राइज इन इंटरनल ट्रेड। सर्विस सेक्टर अच्छा ग्रो कर रहा था। उसके भी 2 रीज़न थे कि जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज थी वो इंक्रीज़ होने लगी, और ग्रोथ देखने को मिल रही थी पब्लिक
एडमिनिस्ट्रेशन में। अब हम सेकंड पीरियड की बात करते हैं जो कि 1956 से 61 का था। इसको हम सेकंड 5 ईयर प्लान पीरियड भी कहते हैं। तो जो ईयर है 1956, इसमें दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई। सबसे पहला महलोबनीस मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया, दूसरा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन लाया गया। अब इन दोनों ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया डेवलप करने के लिए बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। पहले हम इन कुछ बेसिक फीचर्स को समझते हैं जो कि इन दोनों मॉडल्स की वजह से आए थे। सबसे पहला जो ग्रोथ थी उसको प्लान किया गया थ्रू हैवी इंडस्ट्रीज, की इंडस्ट्रीज एंड बेसिक इंडस्ट्रीज यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। यानी कि हम अपनी जो ग्रोथ करेंगे वो हम करेंगे इन्वेस्ट करके कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज का इन हैवी इंडस्ट्रीज, की इंडस्ट्रीज एंड बेसिक इंडस्ट्रीज। यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों कर रहे थे। तो उसके रीज़न ये है कि जो अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते तो हमें स्किल्ड लेबर चाहिए होती, लेकिन हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं थी। दूसरा रीज़न ये था कि जो टेक्नोलॉजी हम इंपोर्ट कर रहे थे वो उन कंट्रीज से आ रही थी जो कैपिटल इंटेंसिव कंट्रीज थी, और कैपिटल इंटेंसिव कंट्री कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी बनाती है। दूसरा फीचर ये था कि जो ग्रोथ थी उसको डायरेक्ट किया गया कि वो थ्रू पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हो। इस वजह से जो कमांडिंग हाइट्स थी उनकी पोजीशन पब्लिक सेक्टर्स को दी गई। इसके पीछे भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, जैसे कि अगर पब्लिक सेक्टर यूनिट कमांडिंग हाइट्स की पोजीशन में होगा तो हम कंट्रोल कर सकते हैं प्राइस को, हम जनरेट कर सकते हैं ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, हम बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ कर सकते हैं, हम रेस्ट्रिक्शन कर सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ पर, हम अर्न कर सकते हैं प्रॉफिट को और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं वेलफेयर ऑफ पीपल में। यहाँ पे हम का मतलब है गवर्नमेंट, कि ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट कर सकती थी अगर वो पब्लिक सेक्टर यूनिट कमांडिंग हाइट्स की पोजीशन में होगा। और कमांडिंग हाइट्स की पोजीशन में होने का मतलब ये है कि जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज थी उन पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल गवर्नमेंट का होता था। तीसरा फीचर ये था कि हमने प्लान किया था डेवलप करने के लिए कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज को थ्रू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन, और जो कंट्रोल रहेगा वो प्राइवेट सेक्टर का रहेगा। और ये इंश्योर करने के लिए कि ओवर प्रोडक्ट ना बने या फिर शॉर्टेज ना हो, तो लाइसेंसिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था एज एंट्री बैरियर। चौथा फीचर ये था कि जो पॉलिसी थी इंपोर्ट सब्सटीट्यूटिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन की, उसको प्रपोज किया गया जिससे कि हम एश्योर कर सके कि इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन जाए। अब इस टाइम पीरियड के हम ट्रेंड्स देखते हैं। तो सबसे पहले जीडीपी ग्रोथ रेट जो था वो 4.2% था, इंडस्ट्रियल ग्रोथ 9.6% था, कैपिटल गुड इंडस्ट्री 11.1% से ग्रो कर रही थी, इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्री 8% से ग्रो कर रही थी, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री 6.9% से ग्रो कर रही थी, जबकि पॉपुलेशन ग्रोथ एनएसएसओ के अकॉर्डिंग 2.3% था। जो हाई ग्रोथ देखने को मिल रही थी कैपिटल गुड इंडस्ट्री में, वो हम प्लान्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे थे हैवी एंड की इंडस्ट्रीज में, उसकी वजह से मिल रही थी। तो हमने प्लान्ड एक्सपेंडिचर करके कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज का एक्सपेंडिचर 14% से बढ़ा दिया, और ओवरऑल इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक्सपेंडिचर हमने 20% से बढ़ा दिया। दूसरा जो इंटरमीडिएट गुड्स थे उसमें ग्रोथ देखने को मिल रही थी ज़्यादातर एंसिलरी इंडस्ट्रीज में। तो जो कंपोनेंट सप्लाई करती हैं इंडस्ट्री उनको एंसिलरी इंडस्ट्रीज कहा जाता है, तो वो ज़्यादा ग्रो कर रही थी। और कंज्यूमर गुड्स जो है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के थ्रू जो है हो रहा था, और वो भी ज़्यादातर अर्बन रीजन्स में था वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया के। अब हमने अभी देखा था कि जो मॉडल 1956 में इंट्रोड्यूस हुआ था महलोबनीस मॉडल और इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, उसके अकॉर्डिंग हमने ये प्लान किया था कि जो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री का ग्रोथ होगा
वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से करेंगे, लेकिन हमें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के थ्रू ये ग्रोथ देखने को मिल रही थी। इस टाइम पीरियड में रिसेशन भी आता है 1957 और 58 का, जब हमारे पास कमी हो गई थी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्रिएट हो गया था। अब इसके दो रीजंस थे। पहला, सीवियर ड्रोट देखने को मिला था इस ईयर में, और दूसरा जो इम्पोर्ट्स थे रॉ मटेरियल के वो बढ़ गए, क्योंकि हम इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्रीज को जो है इन्वेस्ट कर रहे थे हैवीली, जिसकी वजह से हमारे इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा हाई हो गए और जो फॉरेन रिजर्व्स थे वो हमारे कम हो गए। अब हम तीसरे टाइम पीरियड की बात करते हैं इसमें, 1961 से 66 तक, जो कि पीरियड है थर्ड 5 ईयर प्लान का। इसमें जीडीपी ग्रोथ रेट 3.6% थी। अब ये कम हो गई है, क्योंकि हमने देखा था कि पिछले टाइम पीरियड में जो ग्रोथ रेट थी वो 4.2% थी। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट 12% की थी। कैपिटल गुड इंडस्ट्री ग्रोथ 17% से कर रही थी। कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री 5.8% से ग्रो कर रही थी। पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट 2.3% था और पर कैपिटा इनकम बिलो 1.3% थी। तो हमें तीन जगह डाउनफॉल देखने को मिल रहा था। जो डिमांड थी कंज्यूमर गुड्स की वो बढ़ती जा रही थी, क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ रही थी और साथ ही में पॉपुलेशन बढ़ रही थी। लेकिन जो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री थी उसमें डिक्लाइन था, हमने अभी डेटा के अकॉर्डिंग देखा। तो जिसकी वजह से शॉर्टेज हो गई कंज्यूमर गुड्स की, और इसने एक हाई इन्फ्लेशन की सिचुएशन पैदा कर दी। साथ में हमें सक्सेसिव ड्रॉट्स देखने को मिले 1965 और 66 में 1965 और 66 में, और रिसेशन पीरियड देखने को मिला 1965 टू 66। अब इन तीनों रीजंस की वजह से जो ग्रोथ थी वो लो हो गई। अब हम सर्विस सेक्टर को देखते हैं 1956 से 66 तक, तो जो एवरेज ग्रोथ रेट था वो 6% पर एनम था। अब लेकिन ये रिलेटिवली कम था इंडस्ट्रियल सेक्टर से। बैंकिंग सेक्टर 7% से ज़्यादा से ग्रो कर रही थी। उसके दो मेजर रीज़न ये थे कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एसबीआई था 1955 में, और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एसोसिएट्स ऑफ एसबीआई 1960 एंड 1961। फाइनेंशियल सेक्टर भी ग्रो कर रहा था। इसके भी दो मेजर रीज़न ये थे कि एलआईसी इस्टेब्लिश हो गया था 1956 में, और दूसरी अदर सब्सिडरी कंपनीज इस्टेब्लिश हुई थी जिन्होंने इम्प्रूव कर दिया था इंश्योरेंस सर्विस की प्रोविजंस को। दूसरा रीज़न ये था कि जो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया था 1964 में, उसको इस्टेब्लिश किया गया था, और ये पहला म्यूचुअल फंड था इंडिया का। कम्युनिकेशन और ट्रेड दोनों 5% से कम की रेट से ग्रो कर रहे थे, और इनके रीज़न ये थे कि जो पॉलिसी सपोर्ट था वो कम था, और दूसरा इंडिया ने इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी अडॉप्ट करनी स्टार्ट कर दी थी। हाई ग्रोथ देखने को मिल रही थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, डिफेंस सर्विसेज में और कम्युनिटी सर्विसेज में। ये हमें दिखाता है कि जो रोल था गवर्नमेंट का वो बढ़ता जा रहा था इकोनॉमी में। इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज जो है वो हाई ग्रोथ दिखा रही थी, और ट्रांसपोर्टेशन हमेशा टॉप 3 एक्सपेंडिचर सोर्सेज में रहता था तीनों 5 ईयर प्लान के। जब 1966 पीरियड ख़त्म हुआ तो इसने हमें दो प्रॉब्लम्स के साथ छोड़ा। पहला, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग पॉवर्टी। दूसरा, लैक ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड प्रोडक्शन। अब हम 1965-66 रिसेशन की बात करते हैं, तो ये इंडिपेंडेंस के बाद सेकेंड रिसेशन था। इसमें जो ग्रोथ रेट था वो -2.1% था। इसके मेजर रीज़न ये थे कि ड्रोट ईयर हमें देखने को मिला था 1965, जिसमें एग्रीकल्चर ग्रोथ जो -8.5% हो गई थी। इसी के साथ हमें डिसरप्शन देखने को मिला था सप्लाई चेन में। इसी के साथ जो शॉर्टेज थी रॉ मटेरियल्स की वो हमें देखने को मिल रही थी, क्योंकि हमारे पास डोमेस्टिक रिसोर्सेज की कमी थी। पुअर एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस हो रहा था, तो हमें इंपोर्ट करने पड़ रहे थे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को। और तीसरा, जो फॉरेन रिजर्व्स थे वो हमारे पास घटते जा रहे थे।
कंज्यूमर गुड्स की जो है हमारे पास कमी हो रही थी, जिसमें स्पेशली फूड और क्लोथ्स थे, और जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज थी वो बढ़ गई बहुत ज़्यादा, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया और इसने डिस्करेज कर दिया आउटपुट ग्रोथ को और हमें रिसेशन देखने को मिला। थैंक यू।